90 डिग्री का आर और एफ में। हमने इस तरफ लिख लिया कि आर क्रॉस है पीक फोर्स की। ऐसा करने से हमने 3 शराइत पूरी। पहली शर्त क्या, दोनों वेक्टर हैं, यस आर और फोर्स दोनों वेक्टर हैं। दूसरी शर्त क्या, उन्होंने क्रॉस लगाया, बिल्कुल लगाया, उन्होंने क्रॉस लगाया। तीसरी शर्त दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बिल्कुल दोनों में एंगल 90। और चौथी शर्त, इनका रिजल्ट टार्क की इक्वल है। और टार्क कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब चारों शराइत पूरी हो गई, फिर देखते क्या दोनों वेक्टर्स हैं आर और एफ, यस। उनमें क्रॉस है, ये क्रॉस लगाया, यस। क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं, यस। आर और एफ के दरमियान एंगल 90 का है। और चौथी शर्त, उनका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी में हो। ये टार्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। यहां पे मैंने ये कहा था कि चले ये तो आर है एक्स एक्सिस में, ये एफ है वाई में। टार्क की डायरेक्शन कैसे बदल गई। टार्क की डायरेक्शन से मुराद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, क्योंकि टार्क रिजल्टेंट क्वांटिटी। तो डायरेक्शन ऑफ टार्क के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कहां पे है वो, डायरेक्शन ऑफ टार्क या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसको डिस्क्राइब करना है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को डिस्क्राइब करने के लिए राइट हैंड रूल RHR, राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ टार्क को डिस्क्राइब करेगा, जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को डिस्क्राइब करेगा। राइट हैंड रूल क्या होता है, उसके मुताबिक स्ट्रेट फिंगर्स, ये यूं कहें कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कर्ल ऑफ फिंगर्स शो करती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। सवाल ये कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या है। ये देखिए, ये हाथ की तरफ देखिए, ये मेरा हाथ है, इसकी उंगलियों को ये मैं मोड़ूं, ये कर्ल करूं, ये कहते हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स शो, ये देखिए, ये सीधी उंगलियों को मैं कर्ल कर रहा हूं। कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड इरेक्ट थंब, इरेक्ट थंब शो डायरेक्शन ऑफ टार्क। ये यूं लिख दें, इरेक्ट थंब शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इरेक्ट थंब ये है, इरेक्ट थंब शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मतलब मैं इस बात को दोबारा समझाता हूं हाथ के जरिए, राइट हैंड के जरिए। कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड इरेक्ट थंब शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। यहां रिजल्टेंट से मुराद टार्क। देखिए, ये आर और एफ है। आर किस एक्सिस में है, एक्स, एफ किस एक्सिस में है, वाई। आपने आर क्रॉस एफ, यानी आर से एफ की तरफ कर्व करना है, आर से एफ की तरफ कर्व करना है। तो आपने राइट हैंड को थंब साथ अटैच करके आर पे रख देंगे। देखिए, तो जिधर कर्व करना है, जिधर रोटेशन करनी है, उस तरफ फिंगर्स को कर्व करें। आपने रोटेशन फोर्स की तरफ करनी है। ये देखिए, मैं उंगलियों को कर्ल कर रहा हूं फोर्स की तरफ। आपने रोटेशन फोर्स की तरफ करनी है, उंगलियों को कर्ल कर रहा हूं, उंगलियों को कर्ल कर रहा हूं फोर्स की तरफ। तभी मैंने लिखा कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। उंगलियों को उसी तरफ कर्ल करें जिस तरफ रोटेट करवाना है। साफ है, अगर आर से एफ जा रहे हैं तो उंगलियों को एफ की तरफ कर्ल करें। ये देखें, हाथ आर से रखें
और उंगलियों को कर्ल करते जाएं एफ की तरफ। जैसे जैसे आप उंगलियां एफ की तरफ ले जाएंगे थंब इस तरह बाहर आ जाएगा। पहले थंब साथ था आर में, हम हाथ के साथ था, उंगलियों के साथ था, आर पे जैसे जैसे उंगलियां कर्ल हुई हम बाहर आ गए। ये थंब शो करेगा देयर इज स्टार गैप, देयर इज अ रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो अगर आर एक्स एक्सिस में था, एफ वाई एक्सिस में था, तो आप देखें कार जी एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, या आउटवर्ड बन रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टार्क अलोंग अलोंग जी एक्सिस बन रही है। डायरेक्शन ऑफ टार्क अलोंग जी एक्सिस बन रही है। लेकिन अगर आपने एफ से आर आना होता, फिर हाथ एफ पे रखते, ये देखिए, और उंगलियों को आर की तरफ कर्व करते हैं। आप उंगलियों को आर की तरफ कर्व कर रहे हैं तो हम इनवर्ड बन रहे हैं। अब वही टार्क माइनस जी एक्सिस में होगा। तो ये डिपेंड करता है, सबसे पहले जो उंगली का कर्व है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ होना चाहिए। फिर सुन ले चार शराइत थी, क्या आर और एफ दो वेक्टर्स हैं? यस। उनमें क्रॉस है? यस। दोनों परपेंडिकुलर हैं? यस। उनका रिजल्ट वेक्टर में है? यस। वेक्टर कौन है? टार्क। उसकी डायरेक्शन कैसे बताई? टार्क की डायरेक्शन कैसे बताई? रिजल्टेंट की राइट हैंड रूल के जरिए। उसके मुताबिक उंगलियों को कर्ल किया आर से एफ। जैसे ही वो एफ पे पहुंची हम बाहर आ गए, हम आउटवर्ड आ गया। आउटवर्ड मीन जी एक्सिस में आ गया। पॉजिटिव जी एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ टार्क बन रही है। अब आप प्रूफ लिखेंगे दूसरा हिस्सा कल क्वेश्चन का। प्रूव ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए प्रूव करेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, या फिर ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। ये भी लिख सकते, यूं भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के, या ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, या ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। दोनों सूत्रों में देखें, अगर मैं इक्वल माइनस के लिख रहा हूं तो कभी भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल लिखना है तो फिर माइनस लिखना है, और अगर माइनस नहीं लिखना तो फिर लिखना है ये बराबर नहीं। इस प्रूफ को देखते हैं। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं ए और बी। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी making an angle theta with each other, making an angle theta, making an angle theta करते हैं ए और बी। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। ये अगर वेक्टर बी है तो ये वेक्टर ए है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। जब क्रॉस प्रोडक्ट पे अप्लाई करेंगे तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी लिखूंगा। अब ए क्रॉस बी लिखने का मतलब ये है कि क्या दोनों वेक्टर्स हैं, तो क्या दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरी बात, क्या दोनों में क्रॉस लगाया है? बिल्कुल क्रॉस भी लगाया है, दो वेक्टर्स भी हैं, दोनों में क्रॉस भी लगाया है। तीसरी बात, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? तो नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, इनमें तो एंगल थीटा है।
जबकि आप वो 4 शराइत याद करें, अभी नोट भी हैं, लिखी हैं आपके सामने, कि उनका रिजल्ट मैक्सिमम तब आना था जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। अब क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, इसलिए आप बी से प्रोजेक्शन ड्रा करें ए पर, ये बी से प्रोजेक्शन ड्रा करें ए पे। प्रोजेक्शन ड्रा करने का मकसद ये है कि हम बी के कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट बनेगा बी वाई और ये वाला कंपोनेंट बनेगा बी एक्स। तो आपने देखना है कि ये जो बी के कंपोनेंट बनाए हैं ये क्यों बनाए हैं। तो जवाब ये है कि बी के कंपोनेंट इसलिए बनाए हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर नहीं थे। क्रॉस प्रोडक्ट की ये शर्त है कि ए और बी परपेंडिकुलर हो, इसलिए हमने बी के कंपोनेंट बनाए दो, एक बी एक्स दूसरा बी वाई। एक कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है जो ए के परपेंडिकुलर है, वो बी वाई है। बी वाई और ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आप रिजल्ट में लिखोगे ए की जगह ए और बी की जगह बी वाई। क्या तीन शराइत पूरी हो गई? बिल्कुल। दोनों वेक्टर ज़रब खा रहे हैं, बिल्कुल। दोनों में क्रॉस है, बिल्कुल। कौन दो परपेंडिकुलर हैं? कौन दो परपेंडिकुलर हैं? ए और बी वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर ज़रब खा रहे हैं, बिल्कुल। दोनों में क्रॉस है, बिल्कुल। कौन दो परपेंडिकुलर हैं? ए और बी वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ए और बी वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीन शराइत पूरी हो। चौथी शर्त ये थी कि इनका रिजल्ट वेक्टर में आए। वेक्टर मीन डायरेक्शन हो। अब डायरेक्शन यहां बतानी है ए की नहीं, बी की नहीं, ए क्रॉस बी की, बल्कि ए क्रॉस बी के रिजल्ट की। तो डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर एन है। ये यूनिट वेक्टर एन किसकी डायरेक्शन शो करेगा? ए की नहीं, बी की नहीं, किसकी डायरेक्शन शो करेगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करेगा। ए क्रॉस बी के रिजल्ट की डायरेक्शन शो करेगा। जैसे आर क्रॉस एफ का रिजल्ट आर था, वैसे ए क्रॉस बी के रिजल्ट की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन शो कर रहा है, या ए क्रॉस बी के बारे में बता रहा है। अब जरा हम डायग्राम में देखते हैं कि यूनिट वेक्टर एन कहां बनता है। पहले फिर देखें क्या चार शराइत पूरी हुई। दो वेक्टर हैं, यस। दोनों में क्रॉस है, यस। दो पूरी। दोनों तो परपेंडिकुलर नहीं थे। हाँ, ए और बी वाई परपेंडिकुलर जरूर हैं। ये मेरे फिंगर्स की तरफ देखें, ए और बी वाई परपेंडिकुलर जरूर हैं, तीन। और चौथी शर्त रिजल्ट के लिए वेक्टर क्वांटिटी हो जिसमें डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर एन बना दिया है, जो उस रिजल्ट की डायरेक्शन शो करेगा, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करेगा। अच्छा, अब राइट हैंड रूल अप्लाई किया। ए से बी वाई की तरफ जाना है, ए से बी नहीं जाना, ए से बी वाई की तरफ जाना है। प्लीज गौर करेंगे, ये ए है और ए से बी वाई की तरफ जाना है। तो अगर आप हाथ को ए पे रखें और बी वाई की तरफ ले जाएं तो ये अपवर्ड आउटवर्ड बन रहा है, ये वही चीज। इसका मतलब है ए क्रॉस बी आउटवर्ड है, यूनिट वेक्टर एन आउटवर्ड है, यूनिट वेक्टर एन आउटवर्ड है। अब हवा में शो नहीं किया जा सकता, इसलिए आउटवर्ड की बजाय अपवर्ड बना देते हैं। तो ये अपवर्ड बनाया ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर एन, ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर एन। फिर देखें, मैं राइट हैंड रूल लगा रहा हूं। असूलन ये आउटवर्ड बन रहा है, आउटवर्ड। ए से बी वाई की तरफ उंगलियां मोड़ना, आउटवर्ड बन रहा है। अब यहाँ आउटवर्ड जो है, अगर आप रजिस्टर को ऐसे रखें तो ये आउटवर्ड है, ऐसे आप रखें तो ये आउटवर्ड है। उसी रजिस्टर को यूं रख दें तो वो आउटवर्ड अपवर्ड बन जाता है। अपनी आसानी के लिए अगर मैं ऐसे हाथ रखूं तो वो आउटवर्ड है, और अगर ऐसे हाथ रखूं तो वही अपवर्ड है। तभी ए क्रॉस बी को अपवर्ड बनाया, यूनिट वेक्टर एन को अपवर्ड बनाया। तो क्या अब चारों शराइत भी पूरी हो गई और डायग्राम भी पूरी हो गई? बिल्कुल। फिर बोलते हैं दो वेक्टर्स हैं, यस। दोनों में क्रॉस है, यस।
क्या दोनों परपेंडिकुलर थे? नहीं, ये दो तो परपेंडिकुलर नहीं थे, अलबत्ता ए और बी वाई परपेंडिकुलर हैं। और आखिरी शर्त ये थी कि इनके रिजल्ट में डायरेक्शन आए। डायरेक्शन कौन शो कर रहा है? यूनिट वेक्टर एन। किस रूल के जरिए निकाली? राइट हैंड, ये ए से बी वाई, ए से बी वाई, आउटवर्ड। आउटवर्ड या अपवर्ड एक ही चीज होती, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट है आउटवर्ड और अपवर्ड। अब ये जो बी वाई है, इसको हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन, इक्वेशन 1 बन गई। बी वाई को बी साइन थीटा लिखा तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन जो डायरेक्शन के लिए। अब हम बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं। ये तो ए क्रॉस बी है, अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहते हैं, दोबारा फील्ड बनाया, उस फील्ड में बताया कि ये वेक्टर बी है, उसके बाद ये वेक्टर ए है, दोनों में एंगल थीटा है। ये फील्ड बना के अब हमने लेना है कि बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अगर हमने बी क्रॉस ए लेना है, पहली बात ये है कि क्या दोनों वेक्टर्स हैं? यस, दोनों में क्रॉस है। यस, दोनों वेक्टर्स भी हैं, दोनों में क्रॉस भी है। क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? नहीं। आपने परपेंडिकुलर बनाना है। आपको याद है पिछले केस में भी नहीं थे तो हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रा करके दो कंपोनेंट बनाए थे। अब हम ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये देखिए, ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये ए से। अब हम ए के कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। जब ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया ये तो ये ए वाई बनेगा और ये एक्स बनेगा। तो बी क्रॉस ए में, बी क्रॉस ए में हम अब ए के कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। ए के कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं बी क्रॉस ए में। इसलिए जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक ए वाई बन गया और दूसरा ए एक्स बन गया। अब बेटे ये जो दो कंपोनेंट बने हैं, आप देखेंगे बी के साथ परपेंडिकुलर कौन है? बी के साथ परपेंडिकुलर ए वाई। इसलिए आप लिखेंगे बी की जगह बी और ए की जगह ए वाई। तो क्या अब तीन शराइत पूरी हो गई एक कंपोनेंट बनाने से? बिल्कुल। क्या दोनों वेक्टर्स हैं? यस। दोनों में क्रॉस है? यस। क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? बी और ए तो परपेंडिकुलर नहीं थे, लेकिन बी और ए वाई जरूर परपेंडिकुलर हैं। बी और ए वाई जरूर परपेंडिकुलर हैं। चौथी शर्त, इनकी डायरेक्शन बतानी, वरना वेक्टर में आंसर नहीं आएगा। डायरेक्शन ये देखिए, यूनिट वेक्टर एन की जगह माइनस यूनिट वेक्टर एन आएगा। माइनस क्यों है? ये आपने बी से ए वाई की तरफ आना है, बी से ए वाई की तरफ आना है। तो राइट हैंड रूल लगाएं तो बी से ए वाई इनवर्ड बन रहा है, इनवर्ड। बी से ए वाई कल करना है इनवर्ड, इनवर्ड या डाउनवर्ड। वहां क्या था? वहां था आउटवर्ड या अपवर्ड। वो ए से बी जा रहे थे, वहां आप ए से बी वाई गए थे, तो वो अपवर्ड थी, यूनिट वेक्टर एन। अब आप बी से ए वाई आ रहे हैं तो इनवर्ड है या डाउनवर्ड है? इसलिए ये बनेगा यूनिट वेक्टर एन डाउनवर्ड। बी क्रॉस ए यूनिट वेक्टर एन। अब सवाल ये है कि ये माइनस क्यों लिखा है? इसलिए माइनस लिखा है कि इसको प्लस लिखा था, जो अपवर्ड था उसको यूनिट वेक्टर एन प्लस लिखा था। तो जब डाउनवर्ड एरो आ गया है तो फिर उसे माइनस यूनिट वेक्टर एन लिखना है। अब क्या करना है कि बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस बी ए वाई को क्या लिख सकते? ए वाई को ए साइन थीटा लिख सकते। तो बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस बी ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन।
कल भी मैंने बताया था प्रूफ में कि ये जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल होता है। ये वाला जो बी ए है मैथमेटिकली ए बी और बी ए इक्वल है। अगर ऐसा है तो इस बी ए की जगह ए बी लिख दे। ए बी लिख दिया तो बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड ये इक्वेशन 2 माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड। जरा 1 और 2 को कंपेयर करें। देखें एक साइड तो बराबर आ रही है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। दूसरी साइड में एक में प्लस है दूसरी में माइनस है, यानी प्रूव हुआ कंपैरिजन करके कि ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। तो माइनस साइन साथ आना है। ए क्रॉस बी अपवर्ड है इसलिए प्लस में, और माइनस बी क्रॉस ए का मतलब वो डाउनवर्ड है। माइनस बी क्रॉस ए का मतलब वो डाउनवर्ड है। तो ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए। खाली ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। यूनिट वेक्टर एन उसमें अपवर्ड है और इसमें यूनिट वेक्टर एन डाउनवर्ड है। असूलन ये इक्वल नहीं है। माइनस लगाएं तो फिर तो इक्वल है, लेकिन अगर माइनस हटा दें तो फिर इसका मतलब ये है कि माइनस हटाने का मतलब ये है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। क्यों? माइनस ना लगाएं तो इक्वल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं इक्वल? इसलिए कि एक अपवर्ड है और दूसरा डाउनवर्ड है। लेकिन अगर माइनस लगा दें फिर इक्वल है। मैं फिर कह रहा हूं माइनस ना लगाएं तो इक्वल नहीं, क्योंकि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ये दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट जब हम पढ़ेंगे वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीसरे पार्ट में। सर बी क्रॉस ए के साथ माइनस का साइन कैसे आया वो समझ नहीं आई। क्या जी? क्या कह रहे हैं? बोले दोबारा। सर बी क्रॉस ए के साथ माइनस का साइन कैसे आया है? देखिए ए क्रॉस बी अपवर्ड है ना। ये देखें आप ए से बी वाई गए तो बाहर थंब बन रहा है। बाहर बाहर मीन आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन अपवर्ड। देखिए आप हाथ ऐसे रखें तो बाहर थंब है। ये देखिए थंब देखें बाहर है, लेकिन अगर आप हाथ ऐसे रख दें, वही जो हाथ ऐसे ला रहे हैं अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो अपवर्ड बन रहा है। अब ये ए से बी वाई अपवर्ड बन रहा है, तो बी से ए वाई, ये देखें बी से ए वाई। अब हाथ को मोड़ो, अब वही इनवर्ड है। इनवर्ड मीन डाउनवर्ड बन रहा है। तो अगर ये डाउनवर्ड बन रहा है तो इसके साथ माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके उल्ट है। अपवर्ड प्लस में, डाउनवर्ड माइनस में। तभी जब मैं बराबर करूंगा तो ए क्रॉस बी अपवर्ड है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, ये बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी अपवर्ड है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ए क्रॉस बी है और साथ में मेंशन कर रहा हूं माइनस बी क्रॉस ए। माइनस बी क्रॉस ए भी अपवर्ड आ है, माइनस बी क्रॉस ए भी अपवर्ड है, ये बराबर है। फिर सुने, ये बड़ी अहम बात है कि इतनी इजी समझ नहीं आती। फिर बता देखें ए क्रॉस बी, हम देखें अपवर्ड, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, ये बराबर नहीं है। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी अपवर्ड, बी क्रॉस ए बी डाउनवर्ड, ये बी क्रॉस ए बराबर नहीं,
इसी बी क्रॉस ए को मैं माइनस बोलूं तो माइनस का मतलब है ये भी अपवर्ड हो गया, माइनस बी क्रॉस ए भी अपवर्ड हो, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी अपवर्ड और माइनस बी क्रॉस ए भी अपवर्ड, ये बराबर है, एरो सेम है। तो तभी कहा जाता है कि अगर ए क्रॉस बी और सिर्फ बी क्रॉस ए को देखना है तो दोनों बराबर नहीं, क्योंकि एक अपवर्ड दूसरा डाउन। और अगर ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए को देखना है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए बराबर लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस। हाँ जी, और कुछ पूछना हो इसी ग्रुप में से जी। डायरेक्शन बहुत जरूरी है समझना, इसमें राइट हैंड रूल का यूज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं। एक एमसीक्यू लिख लें कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले, बल्कि दो एमसीक्यू हैं वो इसी तरह से हल करेंगे साहब। ये देखें, एमसीक्यू यूं है कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज, ये एक सवाल पास पेपर में है। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज, और दूसरा सवाल वो ये दे दे इसी तरह, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए इज। दो मुख्तलिफ सवाल हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल। ये देखो बेटा, ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, इनमें एंगल उल्ट है, अपोजिट है, 180 डिग्री आंसर। जहां उल्टे एंगल हो, अपोजिट हो, वहां 180 डिग्री। अब दूसरी फिगर में ए क्रॉस बी अपवर्ड है, ये देखें बनाया, ए क्रॉस बी अपवर्ड है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, लेकिन माइनस बी क्रॉस ए अपवर्ड बन गए, माइनस बी क्रॉस ए अपवर्ड बन गए। अब आप देखें, ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है एक ही डायरेक्शन में तो इनमें थीटा 0 डिग्री है। तभी तो मैं कह रहा था जिसमें थीटा 0 डिग्री है वो बराबर है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस, और जिसमें थीटा 180 डिग्री है वो बराबर नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। क्रॉस प्रोडक्ट में चार शराइत है। नंबर 1, दो वेक्टर ज़रब खाएं। नंबर 2, उनमें क्रॉस लगाएं। नंबर 3, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। और नंबर 4, उनका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी में हो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती। जी कोई और बात पूछनी? कैरेक्टरिस्टिक्स फिर कल इंशाल्लाह मंडे को। जी कोई और पॉइंट पूछना हो? आवाज आ रही है ना मेरी? जी कोई पॉइंट पूछना हो? कोई भी पॉइंट पूछना हो?
अब हमने ये जो है ना इसमें करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है और फिर शार्ट करने हैं। शार्ट आंसर जो है वो कम से कम 10 करने हैं हमें, फर्स्ट 10, जिसके अंदर हम शार्ट आंसर्स के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज तक असेस कर लेंगे। नॉर्मली ये चैप्टर कॉलेजेस में 1 माह में पढ़ाया जाता है, दूसरा 22, 23, 24 दिन। तो इंशाल्लाह हम एंड में हैं, अभी हमने कोई 6-7 पीरियड पढ़े हैं इसके, तो ज्यादा नहीं पढ़े, तो 7 से 8 क्लासेस हमने हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 12 से 13 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे लेंथी चैप्टर 2 है, जैसे ये कंप्लीट होगा 4 आसान है, 3 आसान है, 5 है, ये जल्दी हो जाएगा।